सलामकुम। तो हम आज करेंगे पास्ट पेपर केमिस्ट्री का P1। सही है। मई जून 23। P1 वेरिएंट 1। सही है। तो पार्ट क्वेश्चन वन में क्या बोल रहा है कि इन अ चेंज ऑफ स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर एनर्जी इज रिलीज्ड एज स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म बिटवीन द पार्टिकल्स। और कंडीशन टू क्या दी हुई है आपको? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंजेस वेरी लिटिल। ठीक है। तो यार आपको देखो बताया हुआ है कि भाई चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, उसमें ये दो कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं। तो आप बताएं इनमें से कौन सी कंडीशन की बात कर रहा है इन दो कंडीशंस में। ठीक है। तो आप समझ लो भाई एक बार। ऑब्वियसली इसका आंसर जो है वो क्या है? पार्ट सी। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप खुद देख लो यार, ये सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है। सॉलिड में पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत करीब होते हैं, टाइटली पैक्ड। ठीक है। लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं। ठीक है। बहुत दूर नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं। ठीक है। गैस में बहुत दूर होते हैं। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि पहली बात कर रहा है वो कि एनर्जी इज रिलीज्ड। अब मुझे बताओ एनर्जी रिलीज कब होती है, मतलब हीट एनर्जी की बात कर रहा है। ठीक है। ये कब होती है रिलीज? ऑब्वियसली जब हम या तो गैस से लिक्विड मूव कर रहे होंगे या तो लिक्विड से सॉलिड मूव कर रहे होंगे। क्योंकि अगर सॉलिड से लिक्विड मूव करते तो एनर्जी क्या होती है? गेन होती है। या फिर हम लिक्विड से गैस मूव कर रहे होते तो एनर्जी गेन होती। ठीक है। यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, मतलब एनर्जी लूज हो रही है। ठीक है। तो ये बात तो वाजह है कि हम या तो लिक्विड, गैस टू लिक्विड मूव कर रहे हैं और लिक्विड टू या फिर लिक्विड से सॉलिड मूव कर रहे हैं। तो आपके पास इस तरीके से पार्ट बी और पार्ट डी जो है वो तो वैसे ही कट गए। ठीक है। और एक और बात क्या बोल रहा है कि एज स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर्म। ठीक है। अब आपको पता है भाई कि सॉलिड में स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिक्विड में स्ट्रॉन्ग होती है और गैस में वीक होती है ना? तो अब पार्ट टू में क्या बोल रहा है? पार्ट बी में, कंडीशन बी में, कि एवरेज डिस्टेंस जो है ना वो भी पार्टिकल्स के दरमियान वो भी बहुत कम चेंज हो रहा है इस चेंज ऑफ स्टेट में। अब देखो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो पार्ट ए, क्वेश्चन ए, सॉरी, ऑप्शन ए या ऑप्शन सी। ठीक है। इन दोनों में से अगर आपको, क्योंकि ये कह रहा है ये जो स्टेटमेंट है ना, चेंजेस वेरी लिटिल, इससे आप पिक करोगे कि ये बात कर रहा है सॉलिड से लिक्विड तक की। क्योंकि सॉलिड से लिक्विड में ही आपके पास जो एवरेज डिस्टेंस है ना बिटवीन पार्टिकल, वो बहुत कम चेंज होता है। क्योंकि अगर हम बात करें गैस टू लिक्विड ना, इसमें जो डिस्टेंस है ना वो अच्छा खासा चेंज होता है, अच्छा खासा बढ़ता है या कम होता है। ठीक है। अगर हम बात करें लिक्विड टू गैस की, तो लिक्विड टू गैस में जो डिस्टेंस है वो अच्छा खासा बढ़ता है। अगर हम बात करें गैस टू लिक्विड की, तो इसमें अच्छा खासा कम होता है। ठीक है। तो क्योंकि वो कह रहा है चेंजेस वेरी लिटिल, मतलब बहुत कम चेंज हो रहा है डिस्टेंस में, तो ये ऑब्वियसली बात कर रहा है लिक्विड टू सॉलिड की, क्योंकि इसमें ही पार्टिकल के दरमियान का डिस्टेंस बहुत कम चेंज होता है। ठीक है। मतलब बहुत कम बदलता है। ठीक है। तो इससे आप पिक कर लोगे लिक्विड टू सॉलिड। आगे बढ़ते हैं। अब पार्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन टू में? एक्स वाई एंड जी आर एलिमेंट्स। ठीक है। सही है। और कह रहा है एक्स एंड वाई आर इन द सेम पीरियड ऑफ द प्योर टेबल। अब देखो आपको पता है यार, ये बात पता है कि सेम पीरियड का मतलब क्या है? सेम पीरियड का मतलब है कि नंबर ऑफ शेल्स जो है ना, नंबर ऑफ शेल्स मतलब नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स, मतलब आपके पास ये होता है ना एटम, ये उसके अराउंड क्या होते हैं? शेल्स, है ना? इन शेल्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो एक्स और वाई के क्या हैं? इक्वल। ठीक है। क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि सेम पीरियड मतलब होता है सेम शेल नंबर। ठीक है। और क्या बोल रहा है कि एक्स एंड जी, सॉरी, वाई एंड जी जो हैं वो सेम ग्रुप में। अब क्या मतलब इसका? सेम ग्रुप मतलब, सेम ग्रुप मतलब सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। जो ये क्या होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स? वो इलेक्ट्रॉन्स जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ठीक है। क्या मतलब इसका कि वाई और जी के वैलेंस शेल्स जो हैं वो इक्वल हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट आर दी पॉसिबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस फॉर एक्स वाई एंड जी, ठीक है। तो अब देखो यार, आपके पास ऑब्वियसली कह रहा है कि एक्स और वाई के नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है, नंबर ऑफ शेल्स इक्वल है, ठीक है। और वाई और जी के नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिर्फ और एक्स और वाई की, अभी इसको भूल जाओ, एक्स और वाई की बात करें, तो इस इन दोनों में कितने शेल्स होने चाहिए? सेम, जितने भी हों लेकिन सेम हो, ठीक है। जितने भी हों लेकिन सेम हो, सही है। तो अब मुझे बताओ कि ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से एक्स और वाई कौन से ऑप्शन है जिसमें एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ शेल्स हैं? तो हमारे पास एक बन रहा है ऑप्शन ए, इसमें भी दो हैं, दो नंबर ऑफ शेल्स हैं, 1 2, पहले सेल में दो, सेकंड सेल में चार, इसमें भी दो शेल्स हैं, पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे सेल में सात हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर हम बात करें पार्ट बी की, इसमें भी दोनों में एक्स और वाई में दोनों में दो दो शेल्स हैं। अगर हम बात करें पार्ट सी की, अब देखो पार्ट सी में देखो, एक्स में दो शेल्स हैं, वाई में तीन शेल्स हैं। तो ये तो वैसे ही आपके पास क्रॉस हो गया पार्ट सी, ऑप्शन सी। अब डी की बात करें, डी की बात करें तो डी में भी देखो यार, आपके पास तीन शेल्स इधर है और तीन शेल्स ही इधर है। तो ये भी एक ऑप्शन है पॉसिबल, ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ सी को, ऑप्शन सी को हमने कट ऑफ किया है बेस्ड ऑन दिस स्टेटमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं वाई और जी की, ठीक है, इसको भूल जाते हैं। अब बात करते हैं हम वाई और जी की। ऑप्शन सी कट ऑफ है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जो उनके वैलेंस सेल्स है ना वाई और जी के, दैट शुड बी सेम। वाई और जी के वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन्स है ना वो सेम होने चाहिए, क्यों? क्योंकि वो सेम ग्रुप में है, ठीक है। तो अब वैलेंस शेल्स क्या मतलब, जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होगा ना उसको हम चेक करेंगे, जो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम कंपेयर करेंगे। तो मुझे बताओ पार्ट ए में क्या वाई और जी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं। तो पार्ट ए भी जब भी क्या हो गया, क्रॉस। अब मुझे बताओ पार्ट बी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? हाँ सेम है। तो पार्ट बी ही आपका बेसिकली आंसर होगा। अब मुझे बताओ पार्ट डी में क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है? नहीं है। तो ये भी कट गया। तो जब भी आपके पास आंसर एक एक ही बच गया, पार्ट बी, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन फोर डिफरेंट पार्टिकल्स आर शोन, ठीक है। दिए में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, विच पार्टिकल्स आर आइसोटोप्स। अब यार आप पढ़ चुके हो आइसोटोप की डेफिनेशन क्या होती है, कि एलिमेंट्स विद द सेम प्रोटॉन नंबर, सॉरी, क्या होता है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद द सेम प्रोटॉन नंबर बट डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर, ठीक है। क्या होते हैं आइसोटोप्स? वो एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, देखो एलिमेंट सेम ही होता है। क्यों एलिमेंट सेम होता है? एलिमेंट सेम क्यों होता है? क्योंकि प्रोटॉन नंबर या फिर स्लैश एटॉमिक नंबर सेम होता है। प्रोटॉन नंबर या एटॉमिक नंबर सेम होता है, इसलिए हम बोलेंगे भाई कि एलिमेंट तो सेम है, एलिमेंट सेम है। लेकिन क्यों आइसोटोप्स हैं? क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है असल में, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो से कि एलिमेंट्स द सेम एलिमेंट विद द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होगा तो मास नंबर भी डिफरेंट होगा। क्योंकि मास नंबर किससे किससे बनता है? मास नंबर बनता है आपके पास प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू मास नंबर।
प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर जो होता है वो होता है बेसिकली मास नंबर। तो आपके पास आइसोटोप्स में क्योंकि न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होते हैं ऑफ द एलिमेंट्स के, ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट के, तो उस वजह से आपके पास मास नंबर भी डिफरेंट होता है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि विच पार्टिकल्स आर आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट। तो हमें बस ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके प्रोटॉन नंबर सेम होंगे, प्रोटॉन नंबर शुड बी सेम, लेकिन न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होंगे। तो चेक कर लेते हैं। पार्ट वन में हमारे पास जो है, पार्ट वन में जो है, सॉरी, ऑप्शन वन में इसके पास प्रोटॉन नंबर 19 है, और ऑप्शन टू में भी प्रोटॉन नंबर 19 है। तो क्या वन और टू आपके पास आइसोटोप्स हैं? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि इनके न्यूट्रॉन नंबर भी सेम है। तो इस वजह से दे विल नॉट बी आइसोटोप्स। ठीक है, दे विल नॉट बी आइसोटोप्स। सही है। अगर अब बात करें हम ऑप्शन थ्री की, तो ऑप्शन थ्री के तो प्रोटॉन प्रोटॉन नंबर ही डिफरेंट है। सही है। तो इसको ही तो वैसे ही कट ऑफ हो गया। ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन फोर की, तो ऑप्शन फोर जो है उसके भी प्रोटॉन नंबर क्या है? ऑप्शन फोर का भी प्रोटॉन नंबर 19 है। तो हमारे पास तीन ऐसे आ गए एटम्स, तीन ऐसे आ गए ऑप्शंस आ गए जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम है। ठीक है। और न्यूट्रॉन नंबर, देखो इसका न्यूट्रॉन नंबर क्या है? डिफरेंट है ना? इसका न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। ठीक है। ठीक है। तो अब सवाल ये है भाई कि इसका आंसर डी क्यों नहीं है? मतलब वन टू थ्री क्यों नहीं है? सॉरी, वन टू थ्री क्यों नहीं है? क्यों? ऑब्वियसली थ्री तो है नहीं, थ्री के पास तो प्रोटॉन नंबर ही डिफरेंट है। ठीक है। तो डी हट गया। अब सी की बात कर लेते हैं। सी में दिया हुआ है वन और फोर। क्या वन एंड फोर एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं? तो कंपेयर कर लेते हैं। तो वन और फोर आइसोटोप्स हैं, प्रोटॉन नंबर सेम है, हाँ सेम है। न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है। तो इसका आंसर सी है, क्योंकि यही वो वाहिद ऑप्शन है जिसमें प्रोटॉन नंबर सेम है और न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट है। ठीक है। सही है। आई होप क्लियर है। बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? अब इस सवाल में, ये सवाल बॉन्डिंग का सवाल है। ठीक है। बात कर रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड की। ठीक है। अब देखो मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ना, अगर मैं इसको, इसका वो लिखूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो हमारे पास मैग्नीशियम है और क्लोरीन है। ठीक है। तो मैग्नीशियम के अंदर होते हैं 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। जिसमें से दो आएंगे फर्स्ट फर्स्ट शेल में, आठ आते हैं सेकंड शेल में, और दो आते हैं थर्ड शेल में। ठीक है। और क्लोरीन की बात करें, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन्स, है ना? जिसमें से दो आते हैं फर्स्ट शेल में, आठ आते हैं सेकंड शेल में, और सात आते हैं थर्ड शेल में। अब देखो भाई, क्योंकि ये हमारे पास एक आयोनिक बॉन्डिंग है। क्यों आयोनिक बॉन्डिंग है? क्योंकि ये बॉन्डिंग हो रही है बिटवीन अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। ठीक है। सही है। तो जब भी ये बेसिकली हमारे पास ये क्या है, एक आयोनिक बॉन्डिंग है। ठीक है। इसमें शेयरिंग नहीं होगी, इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का बकायदा ट्रांसफर होगा। ठीक है। शेयरिंग नहीं होती इसमें। ठीक है। आयोनिक बॉन्डिंग में। तो अब देखो भाई, मैग्नीशियम को अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, इन दो इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देना पड़ेगा। ठीक है। और क्लोरीन को स्टेबल होने के लिए, अपना शेल कंप्लीट करने के लिए, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंचने के लिए, इसको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? इस आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। ठीक है। तो आप खुद देखो भाई, इसको दो देने और इसको एक चाहिए बस। तो क्या होगा एज अ रिजल्ट? मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स बांट देगा दो क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। तो मैग्नीशियम अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को बांट देगा दो क्लोरीन क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में। एक को दे देगा इस शेल को,
इस क्लोरीन को, और एक को दे देगा इस क्लोरीन। तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो मैग्नीशियम है ना, उसका बनेगा मैग्नीशियम 2+ आयन, और क्लोरीन का बनेगा नेगेटिव आयन। तो जब भी हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है ना, वो क्या बनता है, MgCl2। मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम का एक मॉलिक्यूल है, और क्लोरीन के दो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, एटम्स है, ठीक है। मैग्नीशियम का एक एटम है, और क्लोरीन का दो एटम है, ठीक ठीक है। क्योंकि क्यों है ऐसा, क्योंकि मैग्नीशियम ने बेसिकली अपने दो इलेक्ट्रॉन्स जो है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो इन दो क्लोरीन को दे दिए हैं, ठीक है। सही है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं पार्ट 1 में। ईच मैग्नीशियम एटम डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन। सही है। हर मैग्नीशियम एटम 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है। और ईच क्लोरीन एटम एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन। सही है, देख लिया हमने। तो ये 1 तो सही है। 2 की बात करते हैं। क्लोरीन फॉर्म्स एन आयन विद अ 2 नेगेटिव चार्ज। ये गलत है। क्लोरीन जो आयन फॉर्म करता है ना, वो करता है Cl नेगेटिव आयन, मतलब Cl1 माइनस। तो ये गलत है। ऑप्शन 3, मैग्नीशियम एटम्स एंड क्लोरीन एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स। ये वर्ड ही गलत है, ठीक है। और ऑप्शन 4, मैग्नीशियम फॉर्म्स एन आयन विद 2+ चार्ज, ये सही है। तो आंसर क्या हुआ, 1 और 4, ठीक है। ये आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अब 5 में कह रहा है इथेन C2H6 एंड अमोनिया NH3 आर कोवेलेंट कंपाउंड्स, ठीक है। मतलब इनमें ऑब्वियसली दिखाया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, ठीक है। डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स ऑफ दीज कंपाउंड्स आर शोन, ठीक है। तो शो किया हुआ है उसने डॉट एंड क्रॉस डायग्राम से कोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नंबर 1, अ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन, मतलब C2H6 contains twice as many hydrogen atoms as a molecule of ammonia। अब देखो यार, ये तो देखने वाली बात है कि जो मॉलिक्यूल ऑफ इथेन है, इथेन का मॉलिक्यूल ये रहा, और ये रहा NH3 का मॉलिक्यूल। तो कह रहा है इथेन में ट्वाइस एज मैनी हाइड्रोजन एटम्स हैं एज अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। तो आप खुद चेक कर लो यार, अमोनिया में हमारे पास 3 है, 1 2 3, और इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 6। तो ऑब्वियसली ट्वाइस तो हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है 2 में, कि एन अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एटम हैज 5 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो कह रहा है कि जो नाइट्रोजन अनरिएक्टेड हो, अभी रिएक्ट ना किया हो किसी के साथ, ठीक है, एटम की बात कर रहा है, मतलब सिंगल नाइट्रोजन एटम की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि इट हैज 5 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो आप देख लो भाई, देख लेते हैं। यहाँ पे शो किया हुआ है, अगर हम बात करें NH3 की, तो अगर हम इन हाइड्रोजन एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें, तो हमारे पास जो नाइट्रोजन है, इसके कितने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही बनते हैं। सही है। तो वही कह रहा है कि अनरिएक्टेड जब होगा, तो इसके अंदर 5 आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सही बात है यार। अब 3 में क्या बोल रहे हैं, कि इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम ईच कार्बन एटम, ठीक है। इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ईथेन द बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम ईच कार्बन। अच्छा, बॉन्ड की बात कर रहा है बिटवीन द कार्बन एटम्स। सही है। तो कह रहा है इज फॉर्म बाय शेयरिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, वन फ्रॉम ईच कार्बन एटम। सही है। तो आप देख लो यार अगेन, अगर हम देखें इस बॉन्ड को देखें, तो ये बॉन्ड किस तरह बन रहा है, ऑब्वियसली जो कार्बन एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो दोनों ही आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं, है ना। उससे ये बॉन्ड बन रहा है पूरा, ठीक है, कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो ये बात भी आपकी सही है। तो आंसर क्या हो गया, पार्ट ऑप्शन A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अब क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन में, व्हेन अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर इज प्लेस्ड इन aqueous silver nitrate, a displacement reaction takes place. What is the ionic equation for the reaction which takes place? ठीक है, तो अब यार इसको थोड़ा देखते हैं जरा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस तरह के आते रहते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो लेट्स सी दिस क्वेश्चन इन अ डिटेल, ठीक है। ठीक है, तो अपने पास ना आप एक हेडिंग डालो, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं बेसिकली, क्योंकि हमारे पास उस क्वेश्चन में आया है सवाल रिगार्डिंग आयोनिक इक्वेशन। तो अभी हम कुछ पढ़ लेते हैं कि होती क्या है आयोनिक इक्वेशन, ठीक है। सही है। और किस तरह बनाते हैं, किस तरह है इसको, ठीक है। तो भाई ये बात ध्यान में रखो कि जब भी एक रिएक्शन होता है ना, तो उसमें हर आयन जो होता है ना, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा होता, ठीक है। कुछ ऐसे भी आयन्स होते हैं जो कि सिर्फ, जो कि चेंज नहीं होते, ठीक है, जो कि रिएक्ट नहीं करते बेसिकली, ठीक है। तो ऐसे आयन्स जो कि रिएक्ट नहीं करते, उनको हम बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन्स। तो इस इक्वेशन का काम होता है कि उन स्पेक्टेटर आयंस को फिल्टर आउट करके सिर्फ उन इक्वेशंस को, उन आयंस को लिखे जो कि एक्चुअली में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब भी आयनिक इक्वेशन में ना आपके पास सिर्फ वो आयंस होते हैं जो कि वाकई में रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, ठीक है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ आयोनिक इक्वेशन। अब ये बनती किस तरह है, ये देख लो भाई। लिखो अपने पास कि जो कॉमन आयंस होते हैं ना, कॉमन आयंस present on both sides of the equation are called spectator ions, ठीक है। ये वो आयंस होते हैं जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, ठीक है, सिर्फ बैठ के देख रहे होते हैं या स्पेक्टेट कर रहे होते हैं, ठीक है। और जब हम इन स्पेक्टेटर आयंस को रिमूव करते हैं इक्वेशन में से, तो हमारे पास क्या बनती है, आयोनिक इक्वेशन, ठीक है। अब आपको आयोनिक इक्वेशन बनाते हुए सिर्फ एक बात का ख्याल करना है कि ड्यूरिंग ionic equations forming, मतलब we do not we do not take H2O, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब, और एलिमेंट एंड सॉलिड्स मतलब पीपीटीज, प्रेसिपिटेट की बात कर रहा है, ठीक है। इन चार चीजों को ना हम आयोनिक इक्वेशन फॉर्म करते हुए नहीं ब्रेक करेंगे इनटू आयंस, ठीक है। इनको हम नहीं ब्रेक करेंगे इनटू आयंस, ठीक है, इन चार चीजों को। तो किसी भी इक्वेशन को अगर आपको कन्वर्ट करना हो ना इनटू आयोनिक इक्वेशन, तो आप इन चार चीजों को कभी भी ब्रेक नहीं करोगे, ठीक है। अब एक और बात आती है कि हमें कैसे पता चलेगा, हाउ विल वी नो कि भाई क्या चीज सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, ठीक है। क्या चीज सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल है, मतलब किस चीज का पीपीटी बन रहा है या नहीं बन रहा, ये हमें किस तरह पता चलेगा। तो इसके लिए आपके पास आते हैं केमिस्ट्री में, इसके लिए आपके पास आते हैं केमिस्ट्री में सॉल्युबिलिटी रूल्स, सॉल्युबिलिटी रूल्स जो बताते हैं आपको कि भाई क्या चीज सॉल्युबल होगी और क्या चीज पानी में इनसॉल्युबल होगी, मतलब उसका पीपीटी बनेगा, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं है ना टेस्ट से पहले, तो आप टेस्ट में मत जाओ, सिंपल, ठीक है। तो पहला रूल कहता है आपसे, ठीक है, कि ऑल ग्रुप वन एंड NH4 प्लस यानी अमोनियम कंपाउंड्स
आर वाटर सॉल्यूबल। ठीक है। सेकेंड रूल कहता है आपसे कि ऑल नाइट्रेट्स ऑल नाइट्रेट्स आर वाटर सॉल्यूबल। क्या होते क्या है नाइट्रेट्स? मतलब NO3 नेगेटिव, ये नाइट्रेट आयन है। ठीक है। तो जितने भी नाइट्रेट्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? वाटर सॉल्यूबल। पार्ट थ्री में क्या बोल रहे हैं? ऑल कार्बोनेट्स ऑल कार्बोनेट्स मतलब CO3 नेगेटिव, ये होता है कार्बोनेट आयन, आर वाटर सॉल्यूबल। वाटर सॉल्यूबल, सॉरी, वाटर इनसॉल्यूबल। ऑल कार्बोनेट्स आर वाटर इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट एक्सेप्ट ग्रुप 1 के कार्बोनेट्स एंड अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है। इन दो कार्बोनेट्स के अलावा सारे कार्बोनेट्स क्या होते हैं? वाटर इनसॉल्यूबल। नंबर 4, ऑल लेड यानी PB, सिंबल है लेड का, PB। ऑल लेड कंपाउंड्स आर वाटर इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट लेड 2 नाइट्रेट। मतलब लेड, क्या सिंबल क्या है उसका? लेड 2 नाइट्रेट। टू क्या शो कर रहा है यहाँ पे? कि नाइट्रेट के दो मॉलिक्यूल्स हैं। नाइट्रेट के दो मॉलिक्यूल्स हैं, जब हम इसको बोल रहे हैं लेड 2 नाइट्रेट। ठीक है। नंबर 5, ऑल हेलाइड्स ऑल हेलाइड्स मतलब जो सॉल्ट्स ऑफ हेलोजेंस होते हैं ना, मतलब जो हेलोजेंस है ना, उनके सॉल्ट्स, जिनमें मतलब क्लोराइड आयन होता है, या ब्रोमाइड आयन होता है, या आयोडाइड आयन होता है, उनकी बात कर रहा है। उनको हम कहते हैं हेलाइड्स। ठीक है। मतलब जिसमें हेलोजेंस के आयन्स होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं हेलाइड्स। ठीक है। तो ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्यूबल वाटर सॉल्यूबल, एक्सेप्ट एक्सेप्ट सिल्वर Ag+, इसका हेलाइड, एंड लेड हेलाइड। ठीक है, Pb2+। ठीक है। तो क्या बोल रहा है रूल नंबर 5 में? कि ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्यूबल एक्सेप्ट Ag+ एंड लेड 2+। मतलब लेट से अगर आपके पास एक हेलाइड है AgCl, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, तो अगेन आपके पास ये हेलाइड है क्योंकि इसमें Cl नेगेटिव आयन है ना? तो ये क्या होगा? ये आपके पास क्या है? वाटर इनसॉल्यूबल, क्योंकि यहाँ पर Ag का हेलाइड बन रहा है, सिल्वर का हेलाइड बन रहा है। तो क्या मतलब हुआ इसका? कि सिल्वर हेलाइड्स जो है ना, वो है वाटर इनसॉल्यूबल, और लेड हेलाइड्स भी। ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा? ये होगा वाटर इनसॉल्यूबल, क्योंकि ये है तो हेलाइड, लेकिन किसका है? सिल्वर का हेलाइड। ठीक है। तो ऑल हेलाइड्स आर वाटर सॉल्यूबल एक्सेप्ट सिल्वर हेलाइड एंड लेड हेलाइड। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 6। रूल 6 क्या बोलता है? कि ऑल सल्फेट्स, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। ठीक है। ऑल सल्फेट्स मतलब SO4 नेगेटिव, ऑल सल्फेट्स आर वाटर soluble वाटर soluble एक्सेप्ट लेड मतलब पीबी सल्फेट, लेड सल्फेट, एक्सेप्ट लेड सल्फेट एंड ग्रुप 2 सल्फेट्स। और ग्रुप 2 के भी कहाँ से? फ्रॉम कैल्शियम टू डाउनवर्ड्स फ्रॉम कैल्शियम टू
डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि सारे सल्फेट्स जो है ना, वो हैं आपके पास वाटर सोल्यूबल, ठीक है। सारे सल्फेट्स हैं वाटर सोल्यूबल, लेकिन एक्सेप्ट, उसने कंडीशन लगा दी है कि लेड सल्फेट सोल्यूबल नहीं है। और ग्रुप टू के सल्फेट्स जो हैं, वो भी कहाँ से कहाँ तक, अब देखो भाई, ग्रुप टू में हमारे पास जो है ना, ग्रुप टू में आते हैं हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं दैट यू शुड नो। ग्रुप टू में आते हैं एलिमेंट्स, बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, और आता है बेरियम, और आता है रेडॉन, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है कि सारे सल्फेट्स वाटर सोल्यूबल हैं, मतलब बेरिलियम सल्फेट भी सोल्यूबल है, ठीक है, और मैग्नीशियम सल्फेट भी सोल्यूबल है। लेकिन कह रहा है कि ग्रुप टू के कैल्शियम से डाउनवर्ड्स जो एलिमेंट्स है ना, वो सोल्यूबल नहीं है। मतलब अगर मैं बोलूं, ये ग्रुप टू है आपके पास, इसमें ये दो जो सल्फेट्स है ना, बेरियम सल्फेट, ये सोल्यूबल है। लेकिन कैल्शियम से डाउनवर्ड्स जो जो सल्फेट्स बनेंगे ना ग्रुप टू के, वो क्या होंगे, वाटर इनसोल्यूबल, ठीक है। तो ये बात आपसे बोल रहा है ग्रुप सिक्स में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट यू शुड नो। आगे बढ़ते हैं अब। क्या बोल रहा है ग्रुप सेवन, रूल सेवन में, रूल सेवन में क्या बोल रहा है आपसे कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ऑल हाइड्रोक्साइड्स, ऑल हाइड्रोक्साइड्स मतलब ओ एच नेगेटिव आयन वाले कंपाउंड्स, आर वाटर इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट ग्रुप वन के एलिमेंट्स, मतलब ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड्स, और NH4+ का हाइड्रोक्साइड, एंड ग्रुप टू फ्रॉम कैल्शियम टू डाउनवर्ड्स, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं आपसे, अगेन आपके पास ग्रुप टू की बात कर लेते हैं। उसमें है, स्टार्ट होता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, एंड सो ऑन, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि कैल्शियम से डाउनवर्ड्स जो एलिमेंट्स है ना ग्रुप टू में, वो क्या है, उनके जो हाइड्रोक्साइड्स है ना, उनके जो हाइड्रोक्साइड्स हैं, वो क्या है, वाटर सोल्यूबल, ठीक है। सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है ना, ये क्या है, वाटर इनसॉल्यूबल, इनके हाइड्रोक्साइड्स वाटर में इनसॉल्यूबल है, ठीक है। ये बोल रहा है बेसिकली पार्ट नंबर, रूल नंबर सेवन, कि ऑल हाइड्रोक्साइड्स आर वाटर इनसॉल्यूबल एक्सेप्ट ग्रुप वन के हाइड्रोक्साइड्स, ग्रुप वन पूरा है, शामिल है, और अमोनियम के हाइड्रोक्साइड, और ग्रुप टू के कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम कैल्शियम टू डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो ये कुछ 7 रूल्स है दैट यू शुड नो वाइल गोइंग टू एग्जाम्स। अगर ये नहीं पता होंगे तो आप हर सवाल में अटकोगे, ठीक है। और मेजोरिटी सवाल आते हैं, अच्छे खासे आपकी टेस्टिंग होती है रिगार्डिंग दीज रूल्स, ठीक है, P1 में भी और P2 में भी, ठीक है। सही है। तो अगर आप P1 और P2 में अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो यू शुड नो ऑल ऑफ दीज रूल्स बाय हार्ट, ठीक है। तो याद कर लो, 7 रूल्स हैं आपके पास, सॉल्युबिलिटी रूल्स, ठीक है। इनसे आप देखोगे भाई ये कौन सा सब्सटेंस जो है, कौन सा कंपाउंड जो है, वो सॉल्युबल है या इनसॉल्युबल, ठीक है, बेस्ड ऑन दीज 7 रूल्स, ठीक है। और फिर आप उनकी आयोनिक इक्वेशन फॉर्म करोगे। अब देखो आपके पास क्वेश्चन में कह रहा था, जो हमने देखा था क्वेश्चन पास्ट वर्क का भी, उसमें क्या बोल रहा था आपसे। अब देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन 6 था। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था आपसे, क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था आपसे कि when a strip of copper is placed in aqueous silver nitrate, मतलब सिल्वर नाइट्रेट मतलब Ag नाइट्रेट NO3, ठीक है, नेगेटिव। Ag का होता है साइन प्लस, है ना, और NO3 होता है नेगेटिव, ठीक है। ये बताया आपको, सही है। तो अब क्या बोल रहा है कि
अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। व्हाट इज द आयोनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस। तब कह रहा है कॉपर की एक स्ट्रिप थी, उसको आपने प्लेस किया एक्वस सिल्वर नाइट्रेट में, तो इसकी क्या बन रही है इक्वेशन, ये देख लेते हैं पहले। तो देखो आपको पता है कॉपर, अगर हम बात करें रिएक्टिविटी सीरीज की, ठीक है, तो आप रिएक्टिविटी सीरीज में चेक कर रहे हो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन दी रिएक्टिविटी सीरीज आपको पता है यार क्या होता क्या है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। होता ये है कि द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो आपके पास जो होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या होता है बेसिकली, द मोर रिएक्टिव मेटल या द मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव फ्रॉम इट्स कंपाउंड, है ना। इसको ही हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप खुद देखो यहाँ पे हमारे पास दो मेटल्स हैं, एक कॉपर है, एक है सिल्वर। तो मुझे बताओ क्या कॉपर सिल्वर से ऊपर नहीं है रिएक्टिविटी सीरीज में। तो क्योंकि कॉपर मोर रिएक्टिव है देन सिल्वर, तो कॉपर विल डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम इट्स कंपाउंड दैट इज AgNO3। तो क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कॉपर नाइट्रेट, Cu। कॉपर नाइट्रेट किस तरह फॉर्म होगा देख लेते हैं। कॉपर का चार्ज क्या है 2+, नाइट्रेट है NO3 नेगेटिव। तो अब क्या करते हैं, हम आयंस के कोफिशिएंट को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं टू फॉर्म द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ठीक है। तो ये बन जाएगा कॉपर NO3 टेकन ट्वाइस, कॉपर NO3 टेकन ट्वाइस, ठीक है। और Ag को, सिल्वर को यानी, उसने डिस्प्लेस कर दिया, तो सिल्वर निकल गया बाहर, ठीक है। तो ये आपकी बन गई है इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन जो डिस्क्राइब किया गया है क्वेश्चन 6 में, ठीक है। सही है। आई होप क्लियर है, ठीक है। तो अब क्या रिएक्शन है हमारे पास, कॉपर प्लस AgNO3 इज इक्वल टू कॉपर NO3 टेकन ट्वाइस प्लस प्लस Ag, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, बल्कि अभी नहीं करते, बाद में कर देंगे बैलेंस आयोनिक इक्वेशन को। तो अब देखो तरीका क्या होता है टू कन्वर्ट एनी इक्वेशन इनटू आयोनिक इक्वेशन। क्या आप क्या करें, आप ना जो कंपाउंड्स है ना उनको आप ब्रेक करते रहें इनटू देयर आयंस। तो ऑब्वियसली ये हमारे पास कॉपर एलिमेंट है, तो ये ऐसे ही आ जाएगा नीचे कॉपर। अब ये हमारे पास AgNO3 है जो कि सोल्यूबल है क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सोल्यूबल। तो इसको आप ब्रेक कर दोगे इनटू इट्स कंपाउंड्स, इनटू इट्स आयंस, तो ये हो जाएगा Ag+ और NO3 नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं, ये भी अगेन सोल्यूबल है, नाइट्रेट है, तो ये हो जाएगा ब्रेक कॉपर 2+ में, कॉपर 2+ में, और NO3 नेगेटिव में, ठीक है। बेशक NO3 अभी दो है ना, लेकिन आप लोगे एक ही आयन, एक ही आयन तो एक ही है ना, ठीक है। तो आप आयन एक ही लोगे, सही है, सही है। तो प्लस, क्योंकि हमारे पास Ag एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली ये ब्रेक नहीं होगा फर्दर, ठीक है। तो अब देखो हमारे पास दोनों साइड्स पर हमने सारे जो एलिमेंट कंपाउंड्स थे उनको हमने ब्रेक कर दिया इनटू देयर आयंस, ठीक है। अब देखो एक और बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये हमारे पास, क्योंकि ये कंपाउंड्स दोनों जो थे ये सॉल्यूबल कंपाउंड्स थे जब भी हमने इनको ब्रेक किया आयंस में,
अगर इनमें से कोई भी कंपाउंड इनसॉल्युबल होता ना, तो इसको हम ब्रेक नहीं करते, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऊपर कि आयोनिक इक्वेशन बनाते हुए हम इन चार चीजों को ब्रेक नहीं करते। ठीक है, इसको ब्रेक नहीं करते, इसको ब्रेक नहीं करते, और इसको ब्रेक नहीं करते, और इसको भी ब्रेक नहीं करते। ठीक है, और कौन सा कंपाउंड सॉल्यूबल है या इनसॉल्यूबल, ये पता चलता है हमें सॉल्युबिलिटी रूल से, जो हमने अभी काफी डिटेल में डिस्कस कर ली। ये 7 रूल्स हैं, सॉल्युबिलिटी रूल्स, दैट यू शुड लर्न। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे ऐसे कौन से आयंस हैं जो कि स्पेक्टेटर आयंस हैं, मतलब जो इस्तेमाल नहीं हो रहे। तो ऑब्वियसली हमारे पास एक तो आयन ये रहा, जो यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नाइट्रेट आयन जो है, ये हमारे पास क्या है, स्पेक्टेटर आयन। तो आप क्या करोगे, ऐसे आयंस को क्रॉस कर दोगे। अब दोबारा लिखते हैं इक्वेशन। तो ये क्या हो गया, कॉपर प्लस सिल्वर प्लस आयन इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस एजी एलिमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली हमारे पास ये जो ये जो आयोनिक इक्वेशन है, ये बैलेंस नहीं है। तो भाई आयोनिक इक्वेशन को बैलेंस किस तरह करते हैं, एक सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तरीका क्या है भाई, वो ये देख लो। तो तरीका क्या है भाई, कि सिंपली क्या करो, जो इसका जो कॉपर है ना, कॉपर, इसका जो कोफिशिएंट है आयन का, इसको मल्टीप्लाई कर दो विद द सिल्वर आयन एंड सिल्वर एलिमेंट। ठीक है, नहीं, विद द सिल्वर आयन खाली। ठीक है, सही है। ठीक है, बल्कि दोनों से मल्टीप्लाई करना है, सिल्वर आयन से भी और सिल्वर एलिमेंट से भी। ठीक है, और जो सिल्वर आयन का जो कोफिशिएंट है ना, इसको भी मल्टीप्लाई कर दो विद ऑल दी कॉपर्स, कॉपर आयन भी और कॉपर एलिमेंट भी। ठीक है, तो अब ये फाइनल क्या बन गई इक्वेशन, कॉपर प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एजी प्लस इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस 2 एजी। ठीक है, अब देखो, हमें बैलेंस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि ये रूल है भाई कि जब भी आपके पास कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो ना, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। मतलब वो जो इक्वेशन है ना, दैट शुड बी इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस्ड। ठीक है, तो अगर हम बात करें लेट से, हमारी जो बैलेंस इक्वेशन है, तो आप खुद देखो यार, कॉपर कॉपर का यहाँ पर, कॉपर के पास कॉपर एलिमेंट है ना, तो कॉपर का यहाँ पे क्या था, कॉपर के पास एलिमेंट के पास क्या चार्ज होता है उसके ऊपर, जीरो, है ना, कोई चार्ज नहीं होता कॉपर के ऊपर। तो ये कॉपर जीरो से गया है 2 प्लस पर। मतलब क्या हुआ इसका, कि कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक है, कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें एजी की, तो यहाँ पे एजी का आयन है, सिल्वर का आयन है +1। ठीक है, तो सिल्वर गया है +1 से 0। ठीक है, एलिमेंट पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि सिल्वर के एक एक आयन ने एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या किया है, वो गेन किया है। ठीक है, तो अब खुद देखो भाई, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं और यहाँ पे एक गेन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक गेन हो रहा है, सही है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे 2 लगा दिया। अब 2 से क्या हुआ, 2 लगाने से ये हुआ कि सिल्वर जो है वो 2 गेन कर रहा है, सिल्वर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, टू बिकम 2 सिल्वर एटम्स। ठीक है, तो आप खुद चेक कर रहे हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन है, ये हो गई है इलेक्ट्रॉनिकली बैलेंस्ड। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा फॉर दैट क्वेश्चन। अब लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन। क्या था क्वेश्चन? ठीक है, तो आपका आंसर ये होगा, कॉपर +2 Ag प्लस इज इक्वल टू कॉपर 2 प्लस +2 Ag। ठीक है,
इसको याद रखना। ये आपका आंसर, ये हम मार्क करेंगे ऑन क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है। ठीक है, तो अब बताओ आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का। 2 Ag प्लस प्लस कॉपर इज इक्वल टू 2 Ag प्लस कॉपर 2 प्लस। तो आपका आंसर सिंपली क्या हो गया, पार्ट बी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह फ्रॉम 7 ऑनवर्ड्स हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे। ठीक है। और मैं इस तरह ही करवाऊंगा आपको। ठीक है। जो क्वेश्चन कर रहे होंगे उसका पूरा बैकग्राउंड और उसका पूरा जो रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है अ, आपको दूंगा। ठीक है। ताकि इससे ये होगा कि इससे रिवाइज भी होता रहेगा सारा कंटेंट, और क्वेश्चंस भी होते रहेंगे। ठीक है। तो आज की जो क्लास थी ना, आज की जो पढ़ाया है मैंने, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। बहुत ही काम की चीज़ें हैं केमिस्ट्री में, दैट यू शुड नो। सही। ठीक है। वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस। सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। अल्लाह हाफिज़।